Starting with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, welcome to the Quick Learn Academy by Arusairam. In today's lecture, we will cover the chemistry class 9th, chapter number 2. Its textbook exercise questions, including both objective and subjective type questions. Dear students, आपके साथ जो शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे, these will be to the point and very important. Dear students, before starting this video, if you have not yet subscribed to my channel, then do subscribe my channel, which is Quick Learn Academy by Arusa Iram, and also hit the bell icon so that you can get the latest updates on the go. डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री विच इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को देखते हैं. दीज आर जस्ट 10 इन नंबर. तो हम देखते हैं कि इनके एग्जैक्ट आंसर्स क्या हैं और क्यों हैं. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट एमसीक्यू इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट इन द डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन. जब प्रोटॉन को डिस्कवर किया गया था तो कौन सी जो रेज हैं वो डिस्कवर हुई थी. डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने इस चैप्टर को इन कंप्लीट डिटेल या डेप्थ में पढ़ा हो तो फिर आपको पता होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्कवरी के थर्ड रेज से हुई थी, जबकि हमने इस चैप्टर में एक्स रेज और अल्फ़ा रेज के बारे में नहीं पढ़ा. तो जब डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन हुई थी तो फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैनाल रेज की स्टडी की थी. Dear students, its correct option is B, which is canal rays. Second is which of the following is most penetrating. सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग एलिमेंट कौन सा होगा गिवन में से. आइदर इट्स प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स. तो डियर स्टूडेंट्स, आपने पेनिट्रेशन का जो ऑर्डर है इसको अपने माइंड में बिठा लें या इसको कहीं नोट कर लें कि सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर जो है वो गैमा रेज में होती है, फिर न्यूट्रॉन में होती है, फिर बीटा में और फिर अल्फ़ा में. एज इन द गिवन देयर इज़ नो gamma rays option, so we will mark neutron as the most penetrating element of the given, so the option C will be correct. Third is the concept of orbit was used by. orbit का concept सबसे पहले किसने यूज किया था, हमने पढ़ा बोहर ने. So the correct option is C. Fourth is which of the following shell consist of three subshell. Three subshells किस में पाई जाती हैं. These are in the M shell. So D option will be correct. Fifth MCQ is which radioactive is used for the diagnosis of the tumor in the body. बॉडी में ट्यूमर की डिटेक्शन के लिए कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप यूज़ किया जाता है. तो आपने याद रखना है इसके लिए कोबाल्ट 60 यूटिलाइज किया जाता है. सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. 6 MCQ इज व्हेन U-235 ब्रेकअप इट प्रोड्यूसेस. जब भी U-235 ब्रेकअप होगा तो हमें उसके बदले में क्या मिलता है, आपने याद रखना है हमें न्यूट्रॉन्स मिलते हैं. हमने इसका रिएक्शन भी बुक के लास्ट टॉपिक में देखा है. तो वहाँ पे जब आप देखते हैं उस टॉपिक में एप्लीकेशन फॉर द पावर जनरेशन, वहाँ पे हम देखते हैं कि U-235 जब ब्रेकअप होता है तो हमें क्या मिलता है, उसके नतीजे में न्यूट्रॉन्स मिलते हैं. So the option B will be correct. 7 MCQ is the p subshell has. p subshell के कितने orbitals होते हैं, 3 होते हैं. These are px, py and pz. So the option C will be correct. 8 MCQ is deuterium is used to make. deuterium को हमेशा heavy water की production के लिए utilize किया जाता है. So the option B will be correct. 9 MCQ is the isotope carbon 12 is present in the abundance of. carbon 12 isotope जो है वो कितनी क्वांटिटी में पाया जाता है. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन देयर इज नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसकी अमाउंट होती है ऑलमोस्ट 98.9%. इट इज़ नॉट गिवन, सो वी विल मार्क डी ऑप्शन एज करेक्ट. 10 MCQ इज हु डिस्कवर्ड द प्रोटॉन. प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया था. हमने डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के टॉपिक में पढ़ा है कि गोल्ड स्टेन ने प्रोटॉन की जो है वो
डिस्कवरी कराई थी, सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ये थे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 2 के 10 एमसीक्यूज जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं विद द रीजंस कि ये ऑप्शंस क्यों होंगी। इनको अपने एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लें। नाउ वी विल डिस्कस द chapter number 2 textbook exercise short questions, and the first question is, what is the nature of charge on cathode rays? कैथोड रेज जो हैं इनके ऊपर जो चार्ज आता है उनकी नेचर क्या होगी। हमें पता है कि जो कैथोड रेज हैं इनको हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा था, और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और इनको डिस्कवर किसने किया था? जे थॉमसन ने। नाउ आई विल रीड इट्स होल आंसर एज cathode rays are negatively charged particles. J. Thomson discovered the EM charge to mass ratio of cathode rays and found it equal to the electron. Second short is give 5 characteristics of cathode rays. अब cathode rays की production तो हो गई, लेकिन इनकी characteristics क्या होंगी? तो डियर स्टूडेंट्स, मैं पहले आपको बता दूं एक बार कि कैथोड रेज की डिस्कवरी किस तरह से हुई थी। तो आपने याद रखना है कि 1879 में सर विलियम क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया था। कैसे किया था कि एक डिस्चार्ज ट्यूब को लेके उसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स को लगाया गया था और उसके अंदर एक गैस को फिलअप किया था। अब दोनों इलेक्ट्रोड्स को, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, नेगेटिव वाले को कैथोड कहते हैं, उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया गया, जबकि जो पॉजिटिव है उसको एनोड के साथ, एनोड को पॉजिटिव कनेक्शन ऑफ द बैटरी के साथ जो है कनेक्ट किया गया। तो देखा गया जैसे ही बैटरी को ऑन किया जाता है, और जो प्रेशर है ये याद रखना है कम रखा गया था 10⁻⁻⁴। तो ये देखा गया कि जब आप बैटरी को ऑन करते हैं तो कुछ रेज जो हैं उनकी प्रोडक्शन हो रही होती है कैथोड से एनोड की तरफ। क्योंकि ये रेज कैथोड की तरफ से निकल रही होती हैं तो इसलिए इनका नेम रखा गया कैथोड रेज। और अब हम इनकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं, विच इज़ आवर क्वेश्चन नंबर 2 कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स क्या थी। तो आप अगर इसकी डिस्कवरी को माइंड में रख लेते हैं तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स को मेमोराइज करना बहुत ईजी हो जाता है कि ये रेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं परपेंडिकुलर टू द कैथोड सरफेस। ये जिस भी बॉडी के ऊपर फॉल करती हैं उसके टेम्परेचर को राइज अप कर देती हैं, और अगर आप इनके रास्ते में किसी ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो ये एक शेडो बनाती हैं। और इनकी जो नेचर ऑफ रेज है ये डिपेंड नहीं करता कि आप किस टाइप की गैस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूटिलाइज कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स, आपने इनको याद करना है। नाउ आई विल रीड इट्स होल आंसर एज दीज रेज ट्रेवल इन द स्ट्रेट लाइन perpendicular to the cathode surface. They raise the temperature of the body on which they fall. Third is light is produced when these rays hit the sides of discharge tube. Fourth is they can cast a shadow of an opaque object if placed in their path. Fifth is the nature of the rays does not depend upon the nature of gas used in the discharge tube. Dear students, now we will discuss the question number 3, which is the symbol, atomic symbol of phosphorus ion is given as। यहाँ पे जो है वो P31 एटॉमिक मास है और 15 एटॉमिक नंबर को इंडिकेट कर रहा है, और यहाँ पे आयन जो है वो 3 नेगेटिव को इंडिकेट कर रहा है। अब आपने बताना है कि इसमें कितने प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन इस आयन में पाए जाएंगे, और इस आयन का नेम क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसके साथ मैच कर रही होगी पीरियोडिक टेबल में। डियर स्टूडेंट्स, एज आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है कि P31 15 3 माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि 3 माइनस इज़ इंडिकेटिंग डैट कि हमें इसके अंदर जो 15 इसका एटॉमिक नंबर है जिसको यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं, हमने इसके अंदर 3 को ऐड करना है। 3 माइनस इज़ द इंडिकेशन कि इसके अंदर 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐड अप हो रहे हैं बाय एडिंग 3
इंटू 15 वी विल गेट 18 और यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे 31 में से आप 15 को सब्ट्रैक्ट करें तो 16 बन जाएंगे और इस आयन का नेम जो है वो फॉस्फाइड आयन बनेगा। और इसका जो सी वाला पार्ट है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे होगी कि आपको पता है कि हम जो है P31 का बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एस जो हैं वो 4 हैं 6 जो है उसको मिला के 10 बनेंगे 2 जो है 12 और आगे जो 6 है वो 18 को इंडिकेट कर रहा है। तो आपने एटॉमिक नंबर 18 को माइंड में रखते हुए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करनी है ना कि 15 को। और ये जो यहाँ पे 3 माइनस की फॉस्फेट आयन की वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीटली चेंज हो रही है एज कंपेरेबल टू P15। तो इसकी अब किसके साथ मैच करेगी, इसकी डियर स्टूडेंट्स आर्गोन जो पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और जो फॉस्फाइड आएंगी इन दोनों की मैच करती हैं। तो इसके डी जो पार्ट है उसका आंसर होगा आर्गन हैज़ सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एज फॉस्फोरस आयन हैज़। फोर्थ शॉर्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन द शेल एंड द सब शेल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है। शेल जो है कहा जाता है सर्कुलर पाथ, न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन्स ने जिस पाथ में रिवॉल्व करना होता है उसे कहा जाता है शेल। अब शेल के अंदर मज़ीद भी कुछ शेल्स पाई जाती हैं जो उससे भी स्मॉल पाथ्स को इंडिकेट करती हैं, उन्हें सब शेल कहा जाता है। मींस जो सब शेल है वो एक शेल का पार्ट होगा। ये जो शेल्स हैं इनको शेल्स को सब शेल में डिवाइड किया जाता है और शेल की एग्जांपल होगी KLM, जबकि सब शेल जो है वो SPDF कहलाते हैं। तो आपने इसका जो डिफरेंस है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसको अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज एन एलिमेंट हैज़ द एटॉमिक नंबर 17. How many electrons are present in the KLM shell of the atom? एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 17 है और आपको पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम कैसे इंडिकेशन करते हैं कि KLM शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स इसका एक शॉर्ट सा फॉर्मूला है, उसको आप अपनी बुक के ऊपर कहीं पे भी मेंशन कर लें, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट कराने में। then write it, its formula is 2n square. n is indicating that which shell are you utilizing, either इस k shell, k के लिए हमने n की वैल्यू 1 पुट करनी है, l के लिए n की वैल्यू 2 पुट करेंगे और m के लिए n की वैल्यू जो है वो 3 पुट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला आप लिख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2n square इज़ द फॉर्मूला। बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला इट्स इंडिकेट दैट k shell के अंदर जो हैं वो 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, जबकि L शेल के अंदर 8 आएंगे और बाकी 7 रह जाएंगे। वैसे तो M शेल में 18 आने चाहिए, लेकिन क्योंकि हम जो एटॉमिक नंबर यूटिलाइज कर रहे हैं वो 18 तक जा नहीं रहा, तो 2 और 8 मिलके 10 बनेंगे, पीछे 7 रह जाएंगे और 7 ही जो हैं वो M शेल के अंदर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 is write down the electronic configuration of A3 positive. How many electrons are present in its outermost shell? Al3 positive में कितने जो हैं आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अभी हमने ऊपर एक क्वेश्चन किया था फॉस्फोरस आयन का, तो अब हम यहाँ पे एल्यूमिनियम के आयन, अगर आपके पास वैल्यू में नेगेटिव आए आयन में तो आपने उसको ऐड करना है और अगर प्लस साइन आए तो आपने माइनस करना है। तो आपने याद रखना है 3 पॉजिटिव का मीनिंग है कि इस एल्यूमिनियम का अगर टोटल एटॉमिक नंबर 13 है, 3 पॉजिटिव इज इंडिकेटिंग कि इसके अंदर से 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्सक्लूड कर जाएंगे। बाय सब्ट्रैक्टिंग 3
फ्रॉम 13 वी विल गेट 10 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी 2 8। और अब हमने बताना है कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, तो टोटल 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 इज मैग्नीशियम हैज़ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 282। How many electrons are present in the outermost shell? In which subshell of the outermost shell electrons are present? Why magnesium tend to lose electron? Magnesium की electronic configuration 282 दी हुई है। अब हमने बताना है कि इसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे। तो इसके आखिरी शेल में आपको दिखाई दे रहा है कि 2 पाए जाएंगे। इसका बी है इन विच सब शेल ऑफ द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, और वो किसके अंदर लाई करेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक शेल सब शेल कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एस के अंदर लाई करेंगे। इसके बाद वाई मैग्नीशियम टेंड टू लूज इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की क्यों कोशिश करता है। तो आपने डियर स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है फर्दर कमिंग चैप्टर्स में। आई थिंक चैप्टर नंबर 4 में ये बात गिवन है कि कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को गेन या लूज़ इसलिए करता है क्योंकि वो स्टेबल होना चाहता है, मींस अपने आखिरी शेल में जो आउटर मोस्ट शेल है उसको कंप्लीट रखना चाहता है। अगर आप देखें मैग्नीशियम की 282 है तो एम शेल में 18 होने चाहिए, बजाय इसके कि मैग्नीशियम 16 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी और से ले, तो इसके लिए ज़्यादा इजी होगा मैग्नीशियम के लिए कि वो अपने आखिरी शेल से 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सक्लूड कर ले, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो इसकी जो by losing 2 electrons we will get the reaction as Mg gives us Mg2 positive plus 2E negative। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट विल बी द नेचर ऑफ चार्ज ऑन एन एटम व्हेन इट लूजेस एन इलेक्ट्रॉन और व्हेन इट गेन्स एन इलेक्ट्रॉन। नेचर ऑफ चार्ज क्या होती है जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या गेन करता है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर यही है कि जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसे पॉजिटिव चार्ज चाहिए होता है, और जब गेन करता है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। लाइक सोडियम है, सोडियम चाहता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद रिस्पेक्ट टू शेल बनेगी 281। तो सोडियम चाहेगा कि अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे के खुद स्टेबल फॉर्म में आ जाए, तो वो अपना जो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो बनेगा Na गिव्स अस Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन माइनस। जबकि क्लोरीन जो है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और क्लोरीन को जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है ताकि वो स्टेबल फॉर्म में आ जाए। क्लोरीन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन आफ्टर गेनिंग, इसके ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 इज़ फॉर व्हाट पर्पस U235 इज़ यूटिलाइज। डियर स्टूडेंट्स हम U235 को यूज़ करते हैं फॉर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो आपने इसकी इक्वेशन को भी याद कर लेना है। 10 क्वेश्चन इज अ पेशेंट हैज़ गोइटर, हाउ विल इट बी डिटेक्टेड। एक पेशेंट है उसको गोइटर की जो है वो डिजीज़ है, तो उसकी डिटेक्शन किस तरह से करेंगे। इसके लिए आइसोटॉप ऑफ आयोडीन को यूटिलाइज़ किया जाता है। अब आइसोटॉप्स क्या होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं ऐसे एटम्स ऑफ एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है। तो आयोडीन 131 को यूटिलाइज़ किया जाता है किसी भी पेशेंट में डायग्नोज करने के लिए कि आइदर इट हैज़ गोइटर और नॉट। Now I'll read its answer as isotopes of iodine 131 are used for the diagnosis of the goiter in the thyroid gland. These radioactive isotopes are used as tracers in medicine to diagnose the presence of tumor in the human body. Question number 11 is give 3 properties of positive rays. जैसे मैंने आपको नेगेटिव रेज या इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ बताई थी, इसी तरह पॉजिटिव रेज की भी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं। वो क्या है कि ये रेज
हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं कैथोड रेज के ऑपोजिट। इनका चार्ज पॉजिटिव होता है और इनका जो मास है वो इक्वल होता है मास ऑफ प्रोटॉन के या उसके मल्टीपल के। क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट आर द डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स क्या थे? अगर आप क्लासिकल क्यों रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था उसको अब हम फर्दर यूटिलाइज क्यों नहीं करते, उसके क्या ड्रॉबैक्स थे? पहली बात तो ये है कि वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं जस्टिफाई कर पाया या नेचर ऑफ स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बता सका। करेक्ट। तो आपने याद रखना है कि क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर चार्ज पार्टिकल हैं तो इन्हें हमेशा एनर्जी को अमिट या एब्जॉर्ब करते रहना चाहिए, और अगर वो इस ऐसा करते हैं तो फिर तो उन्हें एंड पे जाके न्यूक्लियस के अंदर फॉल कर जाना चाहिए, और अगर न्यूक्लियस के अंदर जाके इलेक्ट्रॉन्स फॉल कर जाते हैं इट्स मीन के वो जो एटम है डिस्ट्रॉय हो जाता है। इट्स मीन के रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल हैज़ सम defect, that's why we are not utilizing it. And the second is nature of the spectrum. अगर इलेक्ट्रॉन्स अमिट करते हैं एनर्जी को कंटिन्यूसली तो उन्हें कंटिन्यूस एटॉमिक स्पेक्ट्रम बनाना चाहिए, लेकिन हकीकत में लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। तो ये दो बातें थी जिसकी वजह से रदरफोर्ड को जो है उसके एटॉमिक मॉडल को रिजेक्ट कर दिया गया था और उसके बाद बोहर्स एटॉमिक मॉडल की डेवलपमेंट हुई थी। Question number 13 is as long as electron remain in an orbit, it should not emit or absorb energy. When does it emit or absorb energy? जब एटम किसी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के ऑर्बिट में रहता है तो ना तो उसे एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए ना रिलीज। तो वो कब एनर्जी को एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा? डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर फ्रॉम द बोहर्स एटॉमिक मॉडल में बहुत अच्छा बताया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स ना तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं ना रिलीज करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अमिट करते हैं एनर्जी को जब भी वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप होंगे हाई लेवल से लोअर लेवल के अंदर, और एनर्जी एब्जॉर्ब होती है जब वो लो लेवल से हाई लेवल के अंदर जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे चेंज इन एनर्जी आ जाता है, और चेंज को जो है हम डेल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। डेल ई इज इक्वल टू E2 माइनस E1। इन दोनों एनर्जीज का चेंज जो है वो HV के इक्वल आएगा। E1 इज एनर्जी ऑफ लोअर ऑर्बिट और E2 एनर्जी ऑफ हायर एनर्जी ऑर्बिट। एच जो है वो प्लांक्स कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 6.63 10 रेज टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड है, और फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट यहाँ पे जो है वी को इंडिकेट कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 13 शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं कि आपने किस किस चीज़ को प्रिपेयर करना है फ्रॉम द एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर कैथोड रेज प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस की जाती हैं, इनकी 5 मेजर करेक्टरिस्टिक्स। इसमें आपने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कंप्लीट टॉपिक लिखना है। सेकेंड इज हाउ वाज इट प्रूव दैट इलेक्ट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो इसमें आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में लिखना है। अगेन थर्ड इज ड्रा अ लेबल डायग्राम टू शो द प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स इन द डिस्चार्ज एंड एक्सप्लेन हाउ कैनाल रेज आर प्रोड्यूस। तो यहाँ पे जो कैनाल रेज की प्रोडक्शन जो है, प्रोटॉन्स की डिस्कवरी वाला टॉपिक जो है उसकी आपने डायग्राम को एलेबोरेट करना है विद लेबलिंग, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है डिस्कवरी के बारे में। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट एटम हैज़ अ न्यूक्लियस लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द एटम। तो इसमें आपने रदरफोर्ड वाला जो टॉपिक है उसकी डिस्कवरी को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 इज one of the postulates of Bohr's atomic model is that angular momentum of the moving electron is quantized. Explain its meaning and calculate the angular momentum of the third orbit. तो इसमें जो है आप बोहर्स वाला टॉपिक जो है उसको आप कंप्लीट पढ़ें और उसको माइंड में रखते हुए इसका आंसर जो है वो करने की कोशिश करें कि क्या बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज हाउ डिड बोहर प्रूव
दैट एन एटम मस्ट एग्जिस्ट, इसमें आपने बोहर वाला कंप्लीट टॉपिक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 इज़ व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होती है और उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होती हैं जब भी आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी हो किसी भी एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल से, तो आपने इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन वाला टॉपिक लिखना है। इसके बाद है डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8, डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम। इनके आयंस गिवन है। डू दे हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल। तो अब हम देख लेते हैं। एन ए पॉजिटिव मीन्स इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन शेल्स की बनेगी 2 8 और सब शेल के केस में 2 2 6 बनेगी। Mg2 पॉजिटिव का मीनिंग मैग्नीशियम के अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसकी भी 2 8 बनेगी और 1s2 2s2 2p6 बनेगी। Al3 पॉजिटिव इज इंडिकेटिंग कि आपने 13 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लेना है, देन यू विल गेट 10 और इसकी शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होगी 2 8, जबकि सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 बनेगी। तो इन तीनों की आपने इसी तरह लिख के लास्ट पे प्रूफ कर देना है कि इन तीनों एलिमेंट्स के आखिरी शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं विच आर जस्ट 8 इन नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिव द एप्लीकेशंस ऑफ द आइसोटोप इन द फील्ड ऑफ रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन रेडियोथेरेपी एंड मेडिसिन लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज़ एन आइसोटोप, डिस्क्राइब द आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन विद डायग्राम्स। तो इसमें आपने आइसोटोप को डिफाइन करना है कि एटम्स ऑफ एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। और हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं विच आर प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। आपने इन तीनों को लिखना है विद सिंबल इंडिकेटिंग द मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर और इनकी आपने डायग्राम बना लेनी है। डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का ये लेक्चर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा चैप्टर नंबर 2 ऑफ केमिस्ट्री क्लास 9th के ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप को प्रिपेयर करने में। आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करना है। और if you like my video, then do like, share, comment and subscribe to my channel which is Quick Learn Academy by Arusairam, and thank you so much for listening me.